हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर को ना जितने इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत कॉन्सेप्ट इसमें है जिसको आप सीखिए और एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल है। लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में भी इसके अच्छे खासे वेटेज होते हैं, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, और बहुत सारे क्वेश्चन जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें कोई भी एडिशनल बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक ऐड नहीं है। ठीक है, और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पीडीएफ को आप वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन होता है यंग वंस का, मतलब रिप्रोडक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा, खुद के जैसा क्या नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। ठीक है, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पेरेंट्स। जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ह्यूमन में सिर्फ जो भी होगा रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, और वो भी क्या, वीवी पेरेंट्स होते हैं। वो बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ना कि ओवी पेरेंट्स है कि ना कि वो अंडे दें फिर अंडे से बच्चा हो, नहीं। ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और साथ में क्या होगा, बेबी पेरेंट्स होंगे वो, कि वो बच्चे डायरेक्टली पैदा करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। ठीक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, पेयर टेस्टिस मीन्स 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे पेनिस कहते हैं ये पाए जाते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि पहला दिया है पेयर टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, 2 पाए जाते हैं मेल में। ठीक है, पहले इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्ट्रोजन। जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनका पहला काम क्या होता है कि स्पर्म बनाना या फिर मेल गैमेट्स बनाना, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। और दूसरा फंक्शन ये है कि वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं एंड्रोजन, जिससे क्या होता है, मेल के कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनकी वॉइस डिपेंड हो जाती है, एक्सेल हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, बॉडी में जितने चेंजेस होते हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हैंडल करता है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, testes are formed within the abdomen. Soon after the birth or at the 8th month of the pregnancy, they descend into the scrotal sac scrotum through the inguinal canal. ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं, पहले अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में अगर बच्चा जो है मेल है तो उसके अंदर जो टेस्टिस बनेगा बच्चे के अंदर, वो क्या होगा, पहले पेट में बनेगा, मतलब एब्डोमेन जो कैविटी है वहाँ पे बनेगा। फिर धीरे धीरे जब 8 मंथ आ जाएगा प्रेगनेंसी का मदर का, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे यही टेस्टिस जो होता है शिफ्ट होता है, कहाँ पे शिफ्ट होगा, स्क्रोटम कैविटी है, स्क्रोटम। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी कैविटी है, मतलब कि पेट में नहीं होगा, बॉडी के बाहर एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमेन के बाहर है, पेट के बाहर है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये टेस्टिस। The low temperature, that is 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature of the scrotum, help for the proper functioning of the testis and for spermatogenesis. ठीक है, ये इसलिए क्यों स्क्रोटम कैविटी में शिफ्ट होता है, क्यों नहीं एब्डोमेन में टेस्टिस होता, इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, लेकिन जो स्क्रोटम है वहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर है 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रोटम है, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बॉडी का, वहाँ पे हो जाएगा कितना, 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, लगभग 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है, इसलिए कम होगा क्योंकि ये टेस्टिस यहाँ पे इसलिए कम होता है क्योंकि टेस्टिस अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, उसका फंक्शन यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का बनाना, प्रोडक्शन करना।
नेक्स्ट पॉइंट है ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, ठीक है, हर जो टेस्टिस है उसका शेप क्या है, ओवल जैसा शेप है, लाइक दिस, ठीक है। उसका जो लेंथ दिया गया है 4 to 5 सेंटीमीटर और वेथ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर। लेंथ याद करना ज़रूरी है, वेथ याद करना ज़रूरी है, डाटा, ठीक है। जो टेस्टिस का शेप है वो ओवल शेप की तरह है इस तरीके से, और लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिस में क्या होता है 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। अगर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर है लॉब्यूल है तो दूसरे में क्या होगा, वो भी 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होगा। मिला के कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल हुए, 500, ठीक है। लगभग 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल एक ह्यूमन के टेस्टिस में पाया जाता है, मेल में। ईच लॉब्यूल कंटेन 1 to 3 क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है इसमें क्या होता है कि एक लॉब्यूल में जो 250 है इसमें से एक लॉब्यूल में 1 से लेकर 3 क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो पहले 250 हैं और दूसरे में भी, दूसरे टेस्टिस में भी 250 हुआ, तो टोटल कितने हुए 500। इसका मतलब कितने लॉब्यूल हुए टोटल मिला के 500 से लेके 1500 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 को 1 से और 500 को 3 से, तो क्या हो जाएगा 500 से लेके 1500 तक क्या होते हैं, क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं मेल के टेस्टिस में, ठीक है, मिला के दोनों टेस्टिस को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मेटोगोनिया, जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, एंड सर्टोली सेल जो कि सपोर्टिंग सेल होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं नर्स सेल, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है तो इनसाइड क्या होगा, अंदर की तरफ, ये इनसाइड, इसके अंदर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया पाया जाएगा जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, और सर्टोली सेल जो कि सपोर्टिंग सेल होगा या फिर नर्स सेल होगा, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाएगा। जो ये 1 से लेकर 3 क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उनके अंदर ये दोनों ही पाए जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, और दूसरा सर्टोली सेल, ये दोनों ही सेल वहीं पाए जाएंगे। द सर्टोली सेल गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया, जो सर्टोली सेल होते हैं वो शेप प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म को। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल, इंटरस्टिशियल सेल मीन्स लीडिंग सेल एंड इम्यूनोलॉजिकली कंपेंट सेल। क्या होता है कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर क्या है, सर्टोली सेल है, इसके अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल है, और इसके बाहर भी कुछ स्पेस खाली है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल पाए गए हैं, एक हो गया मेल जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा हो गया सपोर्टिंग सेल या फिर नर्स सेल जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें कुछ सेल पाई जाती हैं जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, इसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें क्या पाए जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल अंदर लाइनिंग होंगे और दूसरा क्या होंगे, सर्टोली सेल होंगे। लेकिन जो बाहर के स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाया जाएगा इंटरस्टिशियल सेल, उस सेल का नाम है क्या, लीडिंग सेल, ठीक है। ये लीडिंग सेल भी ना हार्मोन ही रिलीज करेगा, और कुछ पाए जाएंगे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल जो कि इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और स्मॉल कुछ यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, ठीक है, बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। लीडिंग सेल सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, जो लीडिंग सेल होंगे वो क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये देखिए सर्टोली सेल है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये सब क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है और ये सर्टोली सेल है। ये देखिए यहाँ पे स्पर्म बना है तो कुछ स्पर्म देखिए सर्टोली सेल में क्या हुआ, इम्बेडेड है, नरिशमेंट ले रहे हैं अपना। ये जो बाहर वाला है, ये जो एरिया है, ये रेड वाला पूरा, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। ये रेड वाला पार्ट ही है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इसी में पाए जाएंगे लीडिंग सेल, और बाकी इधर वाले पार्ट में जो है यहाँ पे मिलेंगे सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे, और यहाँ पे देखिए स्पर्म भी जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं यहाँ पे नरिशमेंट ले रहे हैं, इम्बेडेड हैं ये सर्टोली सेल में। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पॉइंट है एसेसरी डक्ट,
जो डक्ट सिस्टम है, अब इसके बारे में कि जो इंपॉर्टेंट डक्ट्स पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अब उसके बारे में बात करते हैं। Include rete testis, vasa inferentia, epididymis, vas deferens. They conduct the sperm from the testis as follows. यहाँ पे वो दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, चार जो होते हैं यहाँ पे, चार डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रेटी टेस्टिस, वासा इन्फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वाट डिफरेंस। ये एक सीक्वेंस में दिया गया है। पहले क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा ना, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आएगा, रेटी टेस्टिस आएगा, फिर वासा इन्फ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और यही कंडक्ट कराएंगे स्पर्म को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ आएगा, रेटी टेस्टिस, जो कि इरेगुलर कैविटी है, खाली जगह है। समझिए एक पाइप जैसा काम कर रहा है, कोई चीज़ सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, बट ये क्या है, इरेगुलर कैविटी है, एक जैसे प्लेन नहीं है, एकदम इस तरीके से प्लेन नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से, कहीं कुछ इस तरीके से इरेगुलर है, पूरी तरीके से सही से नहीं है। ठीक, उसका शेप। फिर इसके बाद कहाँ आएगा, वासा इन्फ्रेंसिया में आएंगे, जो सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल, ढेर सारे एकदम सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल इस तरीके से आएंगे, ढेर सारे ट्यूब्यूल्स। फिर आएगा एपिडिडाइमिस में, जहाँ पे स्टोर होता है स्पर्म टेम्परेरी। यहाँ पे स्पर्म जो होता है इंसेमिनेशन होने से पहले स्टोर यहीं पे होता है। अगर किसी मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, तो स्टोर यहीं पे होगा एपिडिडाइमिस में। ठीक है, फिर आएगा वास डिफरेंस, ज्वाइन विथ डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल टू फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मिलाइटिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब एपिडिडाइमिस से कहाँ आएगा, वॉस डिफरेंस से आएगा। फिर ये वॉस डिफरेंस ज्वाइन करेगा कहाँ से, सेमाइनल वेसिकल से। सेमाइनल वेसिकल से जब ज्वाइन करेगा, ये क्या है, ये कोई डक्ट नहीं है, ये ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड है। फिर यहाँ इस एसेसरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, एजैकुलेटरी डक्ट निकलेगा। फिर इसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा देखिए दोनों चीज़ का पासेज है, यूरिन का भी, स्पर्म का भी। ठीक है, इसे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। फिर इसके बाद जाएगा यूरेथ्रल मिलेटस में। मिल में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब स्पर्म का और यूरिन का एक ही उसका पाथवे होता है, मीन्स वो यूरेथ्रा के थ्रू ही जाएगा, उसका कोई और पासेज नहीं है, लेकिन फीमेल में अलग होता है। यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉर्पस ग्लैंड। जो यूरेथ्रा होगा ये यहाँ पे क्या होगा, वॉस डिफरेंस क्या होता है, वहाँ से आएगा, फिर सेमाइनल वेसिकल के पास जाएगा। ये भी क्या है, ये हो गया एसेसरी डक्ट हो गया, लेकिन प्रोस्टेट और कॉर्पस ग्लैंड से यूरेथ्रा रिसीव करेगा, क्या, डक्ट को रिसीव करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बताती हूँ। ये वाला देखिए पार्ट, ये टेस्टिस है, ये हो गया मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक, पेनिस हो गया, और ये जितने भी इसमें, ये एक एक करके मैं बता रही हूँ। देखिए ये स्क्रोटम है, ये कैविटी स्क्रोटम है, जाकर टेम्परेचर बॉडी से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। यहाँ पे टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस में स्पर्म बना होगा। ठीक है, बन गया, तो अब ये कैसे पास करेगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पहले ही दिखा दिया है वॉस डिफरेंस। इसको पूरा एकदम छोटा स्ट्रक्चर इसका नहीं दिया है, यहाँ पे इस वाले में चलिए, इसमें देखिए अच्छे से दिखेगा। ये देखिए एक टेस्टिस का पूरा इंटरनल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है। यहाँ पे मान लीजिए सेमाइनल वेसिकल है, अंदर ही है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर सेमाइनल वेसिकल है, और इसमें क्या हुआ, स्पर्म बन गया। स्पर्म किसके थ्रू जाएगा, रेटी टेस्टिस के थ्रू जाएगा। ये देखिए ये रेटी टेस्टिस है, इसके पास किसके पास जाएगा, फिर वॉस डिफरेंस के थ्रू जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस के थ्रू जाएगा। अब एपिडिडाइमिस के थ्रू जाने के बाद ये कैसे जाएगा, ये जाएगा देखिए वॉस डिफरेंस हो गया, इसके थ्रू जाएगा। फिर वॉस डिफरेंस से ये देखिए इस तरीके से आएगी ट्यूबवेल उसके। फिर यहाँ देखिए सेमाइनल वेसिकल है, ये वाला पार्ट, सेमाइनल वेसिकल देखिए 2 होते हैं। ठीक है, पेयर्ड में होता है, यहाँ आएगा। फिर इसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल के बाद कैसे जाएगा, ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये देखिए ये छोटे छोटे 2 कॉर्पस ग्लैंड हैं। फिर इस तरीके से होता हुआ आगे फिर ये यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल से ये जाएगा एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, इसमें डक्ट दिखा नहीं है, लेकिन ये एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू आगे जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा। फिर इसके बाद बल्बो यूथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं, फिर यहाँ जाएगा। फिर यूरेथ्रा से होते हुए आगे जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या होगा देखिए, पहले ये टेस्टिस है। ठीक, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल में ढेर सारे स्पर्म बन चुके हैं। अब इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका पाथवे है, ये यहाँ से निकलेगा, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। ठीक है, एक लॉब्यूल के अंदर एक से लेके कितना होते हैं, 250 होता है। 250 क्या होंगे, एक कंपार्टमेंट में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होंगे एक टेस्टिस में। अब एक लॉब्यूल में 1 से लेके 3 को हाईली क्वाइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे।
ठीक है। अब इसका एक स्ट्रक्चर मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया सेमनीफेरस, यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वहाँ पे स्पर्म बन गया, तो फिर वहाँ से स्पर्म किससे जाएगा पास होके, रेटी टेस्टिस से, फिर इसके बाद वासा इन्फ्लुएंसिया से जाएगा, फिर इसके बाद जाएगा एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस के बाद फिर ऐसे निकलते हुए सीधे कहाँ से जाएगा, वॉश डिफरेंस से, ठीक है। फिर इस तरीके से जाएगा, ये देखिए सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल के पास जब आएगा तो ये क्या है, ये होते हैं एसेसरी ग्लैंड है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इसके पास क्या मिलेगा, एजुकुलेटरी डक्ट। फिर इस तरीके से जाएगा, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये एक ही होगा, सिंगल रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बोइसर ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड, इससे पास होगा। फिर इससे पास होकर यूरेथ्रा से पास होके फिर इसके बाद ये है ग्लैंस पेनिस, आगे वाला जो पार्ट है कोन की तरह दिख रहा है। इसके बाद जो उसके ऊपर स्किन लगेगी, फोर स्किन, इसको बोलते हैं, फोर स्किन होगा, इसी को बोलते हैं यूरेथर मिलेटस। फिर इससे पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे ये स्क्रॉटम हो गया, ये टेस्टिस हो गया, ठीक है। ये देखिए ये जो पाइप निकली है वॉस डिफरेंस, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं दिखाया है, रेटी टेस्टिस, वॉस इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, ये पार्ट नहीं दिखाया क्योंकि ये तो उसका मतलब पूरी तरीके से और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया गया है। ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर बहुत अच्छा है। ये देखिए स्क्रॉटम है, ये जो कैविटी है स्क्रॉटम है, जहाँ का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे कितना है 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये स्क्रॉटम है, इसलिए यहाँ पे ये होता है क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके, उसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। ये टेस्टिस है, ये तो एक ही साइड का दिखा तो एक ही टेस्टिस यहाँ है, लेकिन होते हैं मेल में क्या 2 टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आगे स्ट्रक्चर ने दिखाया, सीधे दिखा दिया वॉस डिफरेंस। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए और अच्छे से दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, तो वहाँ से इसके बाद रेटी टेस्टिस होगा, वॉसा इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, ये वाला पार्ट नहीं दिखाया, फिर इसके बाद वॉस डिफरेंस, और बाकी आगे का पार्ट वहाँ पे सब कुछ दिखाया। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ है, यहाँ पे है, इसमें रेटी टेस्टिस है, वासा इन्फ्लुएंसिया है, एपिडिडाइमिस है इसके अंदर। फिर इसके बाद किसके थ्रू जाएगा, ये वॉस डिफरेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है, वॉस डिफरेंस के थ्रू जाता है। ये कहाँ मिलेगा, ये सेमाइनल वेसिकल है, ये देखिए सेमाइनल वेसिकल, ये एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। फिर इसके बाद ये देखिए इसके बाद कैसे जाएगा, एजाकुलेटरी डक्ट, मैंने पहले बोला था ना कि एजाकुलेटरी डक्ट से जाएगा। इसके बाद ये देखिए सीधे आएगा, ना कि इधर जाएगा। ये इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में तो मेल का यूरिन इकट्ठा होगा ना यहाँ पे, उसका तो ये स्पर्म वाला मतलब पाथ है, तो ये सीधे जाएगा, ये मेल गैमेट यहाँ पे बन रहा है और इस तरीके से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। और ये जो होगा ये तो मेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाले पार्ट में आएगा, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो एजाकुलेटरी डक्ट है ये सेमाइनल वेसिकल से निकलेगा इस तरीके से, एजाकुलेटरी डक्ट। फिर इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, पीछे एक ही होता है। इसके बाद ये जो छोटा सा देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद ये जाएगा सीधे, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये हो गया ग्लैंस पेनिस, ये छोटा जो पार्ट है कोनिकल। इसके बाद जो स्क्रीन है, ये स्किन जो है इसको बोलते हैं फोर स्किन, और यहाँ से जब पास हो जाएगा इसे यहाँ ये जो एरिया है इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिलेटस, ठीक है। ये हो जाएगा पेनिस, ये हो जाएगा स्क्रॉटम कैविटी हो जाएगा मिल का। ये देखिए यूरेटर वाला पार्ट आ रहा है, ये देखिए ये इसका एब्डोमन होगा, ये पूरा एरिया। इसके बाद ऊपर क्या होगा, एब्डोमन होगा, तो यहाँ पे उसका किडनी वगैरह होगा, यूरेटर होगा। तो यहाँ देखिए कि यूरेटर इधर से आ रहा है और किस तरीके से जुड़ेगा, इधर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ हुई टेस्टिस में और इस तरीके से उसका पासेज है, मतलब उसका पाथवे इस तरीके से है, ठीक है। ये देखिए सेमाइनल वेसिकल है ये। इसके बाद यहाँ से होता हुआ एजाकुलेटरी डक्ट से होता हुआ ऐसे पास करके बाहर निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या होगा, उसका एब्डोमेन पार्ट होगा, जहाँ पे उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, कैसे किडनी फंक्शन कर रहा है, किडनी से कैसे ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं यूरिन वगैरह वो किस तरीके से यहाँ यूरेटर के थ्रू आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी क्या होंगे, एजाकुलेटरी डक्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो जो मेल में जो पासेज होता है यूरिन का और स्पर्म का सेम होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेल में एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड अ प्रोस्टेट ग्लैंड, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, पेयर ऑफ कॉर्पस ग्लैंड जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड होंगे। पहला जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा ये सिंगल होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं अनपेयर्ड, ठीक, या फिर ये भी लिख सकते हैं सिंगल,
सिंगल ये ग्लैंड होगा, ठीक है, ये पेयर नहीं होगा। बाकी जो सीमेनल वेसिकल हो गया, कॉर्पस ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड का, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। जो एसेसरी ग्लैंड होंगे मेल में 3 होंगे। पहला हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, सीमेनल वेसिकल जो कि डबल है, 2 है, पेयर्ड में फॉर्म में है, और तीसरा जो है कॉर्पस ग्लैंड जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी क्या है, पेयर्ड में है, ये भी 2 होगा, ठीक। दियर कलेक्टिव सिक्रीशन, इसे हम सीमेनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये तीनों होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, सीमेनल वेसिकल हो गया, कॉर्पस ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेनल प्लाज्मा कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, सीमेनल प्लाज्मा के बारे में। सीमेनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं सीमेनल प्लाज्मा में, ये सीमेनल प्लाज्मा क्या है, ये कलेक्टिव सिक्रीशन है, किसका किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, सीमेनल वेसिकल का, कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ये सिक्रीशन है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ इंजाइम, सर्टेन इंजाइम पाए जाते हैं, ठीक। सीमेन क्या होते हैं, सीमेनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ठीक है। जो ये सीमेनल प्लाज्मा जो ये सिक्रीशन कर रहे हैं इनके एक्सेसरी ग्लैंड मिल के, वो उसका सिक्रीशन जिसे सीमेनल प्लाज्मा कहते हैं। और जो स्पर्म है, स्पर्म का फॉर्मेशन का होगा टेस्टिस में होगा। जब स्पर्म आएगा टेस्टिस से पाथवे पास होते हुए, तो ये क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से और सीमेनल वेसिकल से और कॉर्पस ग्लैंड से होता हुआ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ, ठीक है। जो स्पर्म में देखिए यहाँ पे टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस में जब स्पर्म बनता है तो ये इस तरीके से पास होता हुआ मेल के एसेसरी डक्ट से होते हुए फिर मेल के एसेसरी ग्लैंड में जाता है। देखिए पहला ग्लैंड ये क्या है, सीमेनल वेसिकल बोलते हैं, यहाँ से हुआ। फिर ये देखिए नीचे यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर आगे आएंगे तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुआ, कॉर्पस ग्लैंड हुआ, मतलब कि यहाँ पे स्पर्म बना। और जब ये एसेसरी डक्ट से होते हुए जब एसेसरी ग्लैंड से होगा तो इनके भी सिक्रीशंस को साथ में लेते हुए आएगा। जब स्पर्म और जो सीमेनल प्लाज्मा बने हुए हैं, किसका है कि सीमेनल वेसिकल ग्लैंड का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये तीनों का मिला के ये क्या है, उनका सिक्रीशन है। जब उसके साथ गुजरेगा तो उसे हम सीमेन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ सीमेनल प्लाज्मा, जो सीमेनल प्लाज्मा है इसका फंक्शन क्या है, पहला हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, ये हेल्प करता है, सीधी सी बात है। स्पर्म वहाँ से आया, यहाँ पे देखिए स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से होता हुआ आया, तो पहले कहाँ गया, यहाँ पे सीमेनल वेसिकल्स में गया, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड पे गया, ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से गया, तो ये क्या करेगा, पासेज में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। नेक्स्ट है प्रोवाइड एल्कनिटी टू काउंट्रैक्ट द एसिडिटी ऑफ द यूट्रस, जो पीएच होता है स्पर्म का वो अल्कलाइन नेचर का होता है, उसका पीएच ज़्यादा होता है। लेकिन जो फीमेल का यूट्रस है वहाँ पे पीएच कम होता है। तो जो मेल का स्पर्म जब इंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मीन्स वजाइना के थ्रू इंसेमिनेशन के दौरान, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो पीएच होगा मेल का वही क्या करेगा, उसको सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, जो एसिडिक नेचर है यूट्रस का वहाँ पे उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, वहाँ पे, ताकि ये स्पर्म खुद सर्वाइव कर सकें। नहीं तो अगर ये न्यूट्रल होता, वो एसिडिक जगह जाएगा तो खुद खत्म हो जाएगा, ये खुद बेस है, और एसिड जगह जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ द कॉर्पस ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस, जो सिक्रीशन होता है कॉर्पस ग्लैंड का, यहाँ पे देखिए ये जो सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सिक्रीशन क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं पेनिस को, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस, सीमेनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो सिक्रीशन होता है एपिडिडाइमिस का, वॉश डिफरेंस का, सीमेनल वेसिकल का और प्रोस्टेट का, वो हेल्प करते हैं क्या, मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। क्या होता है, जब अगर स्पर्म किसी मेल की बॉडी में बन गया, ठीक है, तो कहाँ स्टोर होगा, टेम्परेरी स्टोर होगा एपिडिडाइमिस में। लेकिन एपिडिडाइमिस, वॉश डिफरेंस और सीमेनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट क्या करते हैं, मैचुरेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको मैच्योर बनाते हैं, एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए एपिडिडाइमिस हो गया, वॉश डिफरेंस हो गया, सीमेनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट, यही 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस में क्या होगा, टेम्परेली यहाँ पे स्पर्म जब बन जाएगा तो यहाँ पे स्टोर होगा। इसके बाद वॉश डिफरेंस हो गया, सीमेनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट, ये चारों चीज़ें क्या करती हैं, ये चारों, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये दोनों क्या है, एसेसरी डक्ट है, और ये दोनों क्या है, एसेसरी ग्लैंड है, सीमेनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ठीक है। ये क्या करती है, स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड करती हैं और
मोटेलिटी, ठीक, दोनों। फोर्थ है पेनिस, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये मेल का जो होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसे हम पेनिस कहते हैं। इट इज़ ए कॉपुलेटरी ऑर्गन मेड ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, ये क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, जो इनका टिश्यू होता है इरेक्शन के लिए हेल्प करे, ठीक है। व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विथ ब्लड द पेनिस इरेक्ट, इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। कॉपुलेशन के दौरान जब मेल और फीमेल सेक्स इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो मेल का पेनिस होता है उसमें जो ये मेल का मान लीजिए पेनिस है तो इसमें क्या होंगे, स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इसमें इंटरकोर्स होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा कि जो ये मेल के ये पेनिस है इसमें जो स्पंजी टिश्यू है इसमें ब्लड्स आ जाएंगे, इसमें ब्लड वेसल तो होंगे ही, तो इसमें जब ब्लड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हेल्प करेगा इंसेमिनेशन में ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म जो बना है उसकी बॉडी में वो क्या होगा, वो बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। द कोन शेप टिप ऑफ द पेनिस इसका ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये ग्लांस पेनिस पहले बता चुके हैं कि ये जो ये पेनिस का जो बाहर वाला टिप इस तरीके का स्ट्रक्चर से ग्लांस पेनिस कहते हैं। इट इज़ कवर्ड बाई प्रीफ्यूज, इसे फोर स्किन कहते हैं, प्रीफ्यूज, ठीक है। ये जो बाहर है ये कवर है किसका है, फोर स्किन का है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफ्यूज कहते हैं। ये मेल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इंक्लूड ओवरीज, ठीक है। फीमेल में भी पेयर्ड ओवरी होती है, 2 पाई जाती हैं ओवरीज, ठीक है, इसीलिए ओवरीज लिखा है यहाँ, पेयर्ड तो नहीं लिखा लेकिन ओवरीज लिखा है। एसेसरी डक्ट हो गया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो गया, ठीक है। मेल का तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया केवल पेनिस था लेकिन फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया 5 है। अब हम आगे पढ़ेंगे उसको, आगे चलते हैं। जैसे कि क्या है, पहला है पेयर्ड ओवरी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो फीमेल है उसमें 2 ओवरी पाई जाती है। ओवरी का काम क्या है, पहला क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस ओवा, फीमेल गैमेट एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। जो ओवरी हैं वो क्या है, पहला वो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी जिसे हम ओवा कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक। और कुछ क्या होंगे, स्टेरॉइडल हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ओवेरियन हार्मोन कह सकते हैं इसे, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया, ठीक है। ये फीमेल में कहाँ से ये होंगी ओवरी से सब रिलीज होंगी, ये हार्मोन्स भी ओवरी से रिलीज होंगे, ठीक है। ईच ओवरी इज लेंथ जो होगा, इनका भी ये ओवल शेप की ही ओवरी होती हैं, ठीक है। इनका भी शेप जो होता है ओवल होता, और लेकिन इसकी लेंथ जो होती है 2 से लेके 4 सेंटीमीटर। मेल का जो टेस्टिस का लेंथ कितना था, वो था 4 से लेके 5 सेंटीमीटर। जो मेल की टेस्टिस का साइज है वो बड़ा है लेकिन फीमेल की ओवरी के साइज छोटा है, ठीक है। ये 2 से लेके 4 सेंटीमीटर है। जो मेल का टेस्टिस का विड्थ था वो था 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये याद रहना चाहिए डाटा। They are located on both side of the lower abdomen and connected to the pelvic wall and uterus by ligament, ठीक है। ये 2 होती हैं, जैसे ये हमारा ये रीजन है एक पेक्टोरल, ये रीजन जो है पेक्टोरल, लेकिन जो थाइक्स वाला रीजन है नीचे एब्डोमेन के नीचे इसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, ये जो ओवरीज होती हैं ये लोकेटेड होती हैं लोअर एब्डोमेन में, पेट में जो लोअर पार्ट में ये लोकेटेड होंगी, कनेक्टेड होंगी जो पेल्विक वाल है उससे कनेक्टेड होंगे और यूट्रस से जुड़ेंगे, किसकी वजह से, लिगामेंट की वजह से। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये ओवरी है, ठीक है। ये क्या होगा, ये यूट्रस है, ये वाला जो रीजन है ये यूट्रस है, और ये किससे जुड़ी हुई है, लिगामेंट से। ये पेल्विक वॉल होगी इधर, ठीक है, ये पेल्विक वॉल होगी, ये पूरा जो रीजन होगा ये पेल्विक रीजन होगा, ये पेल्विक वॉल है, और ये यूट्रस से देखिए जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों साइड ओवरी हैं, ठीक है। डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। हर ओवरी मतलब 2 ओवरी है तो दोनों ओवरी किससे कवर हुए हैं, थिन इपिथेलियल टिश्यू से, मतलब उससे कवर हुई हैं, ठीक है। विच इंक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ये ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज किए हैं। द स्ट्रोमा हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। जो ओवरी है उनके भी 2 पार्ट हैं, बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो अंदर वाला पार्ट होगा ओवरी के उसको हम क्या कहेंगे, मेडुला, ठीक है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स रीजन बोलेंगे, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होगा उसको मेडुला रीजन कहेंगे। ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल, ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। ईच
फॉलिकल कैरियस सेंट्री प्लेस एन ओवम। देखिए हम जब इसको पढ़ेंगे oogenesis में तो और अच्छे से डिफाइन होगा ये, ठीक है। ओवरी के पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ढेर सारे सेल होते हैं, ढेर सारे ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। ये फॉलिकल क्या करते हैं, बाद में अपने में क्या होते हैं, ये चेंज होते रहेंगे, मैच्योर होते होंगे, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर इसके बाद आगे चल के ओवल्यूशन के टाइम में ये ओवर रिलीज करते हैं, ठीक है, ओवम। तो ये हम इसको पढ़ेंगे oogenesis प्रोसेस में। सेकेंड है एसेसरी डक्ट। डक्ट सिस्टम अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इंक्लूड 2 ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। 2 ओविडक्ट पाए जाते हैं, मतलब ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। इसमें देखिए डक्ट 3 हैं। कभी कभी लगता है कि यूट्रस डक्ट कोई नहीं है, लगता है कि जस्ट एक कैविटी है, तो ये डक्ट है, ठीक है, और वजाइना है। तो 3 जो है फीमेल में 3 एसेसरी डक्ट हैं। पहला क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, दूसरा हो गया यूट्रस, तीसरा हो गया वजाइना, ठीक है। 2 ओविडक्ट हो गया, मीन्स फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और वजाइना हो गया। ये क्या हो गए, एसेसरी डक्ट्स ऑफ फीमेल हो गए। अब ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ईच ओविडक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ 3 पार्ट, ठीक है। अब चलिए पहले हम बता देते हैं स्ट्रक्चर में, तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी देखिए यूट्रस और पेल्विक वॉल से जुड़े हैं, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये ओवरी है। तो हर मंथ जो फीमेल होती है, ओवल्यूशन जब प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ओवरी से ओवर रिलीज होता है, जिसे हम एग कहते हैं। अभी एग जब रिलीज होगा तो कैसे जाएगा, यूट्रस तक, ठीक है। यहाँ देखिए ये ओवरी है, ये जो पार्ट है ये इतना, इसको बोलते हैं ओविडक्ट का पार्ट है या फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। इसकी जो लेंथ होगी 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, याद रहना चाहिए, ठीक है। जो ओविडक्ट ये इतना पार्ट लेके इतना सब पार्ट, ये क्या होंगे, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होंगे। इसका जो लेंथ है 10 से लेके 12 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें क्या हो गया, 3 पार्ट हो गए ओविडक्ट के। पहला इनफेंडुबुलम है, दूसरा है एम्पुला, तीसरा है इस्थमस, ठीक है। पहला ये पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें जो इनफेंडुबुलम है उसका जो स्ट्रक्चर है आगे जो है फिंगर लाइक है, किसी चीज़ को कैच करना। अगर कोई बॉल आ रही है हमारी तरफ, क्रिकेट हो रहा है, तो हम ऐसे कैच करेंगे ना। हमारे पास अगर ये फिंगर, ये हाथ नहीं होते तो हम कैसे किसी चीज़ को पकड़ते या किसी चीज़ को होल्ड करते। तो जो इनफेंडुबुलम में जो प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। जब ओवरी से ओवर रिलीज होता है तो क्या होता है, वो किसके थ्रू जाएगा, इस ओविडक्ट में। ये फिम्ब्री ही इसको क्या करेगा, कैच करेगा या इसको पकड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इनफेंडुबुलम में जाएगा, फिर एम्पुलर रीजन में जाएगा। और एम्पुला ऐसा रीजन है कि अगर इधर से स्पर्म आया है और एम्पुलर रीजन में ओवा है तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इसको धीरे 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 करके यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ठीक है। इनफेंडुबुलम हुआ पहला पार्ट ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का, फिर एम्पुला हो गया, फिर इस्थमस हो गया, ठीक है। इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग इधर से है, ये सीक्वेंस है इसका, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, ठीक। यहाँ पे जब ओवर रिलीज होगा इस ओवरी से तो ये जाएगा फिम्ब्री से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनफेंडुबुलम में निकले, जैसे जस्ट इसे कैच कर लेंगे ओवा को, और फिर इसके बाद इनफेंडुबुलम में जाएगा, फिर एम्पुलर रीजन में जाएगा, फिर इस्थमस से, फिर यहाँ से होते होते यूट्रस से, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओविडक्ट का पहला पार्ट, पहला है इनफेंडुबुलम, फनल शेप्ड है। इसका जो शेप है फनल लाइक शेप है। ओपनिंग प्रोवाइडेड विथ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री दैट हेल्प्स टू कलेक्ट द ओवा। मैंने पहले बता दिया कि जो इनफेंडुबुलम है उसका शेप फनल जैसा है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके जो बाहर प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक, वो फिम्ब्री है। फिम्ब्री क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं ओवम को। कब कलेक्ट करते हैं, जब ओव्यूलेशन होता है फीमेल में तब, और ये फिर इसके बाद पास करा देते हैं आगे वाले पार्ट को। सेकेंड पार्ट है एम्पुला। एम्पुला जो है वाइडर पार्ट है, सबसे ज़्यादा वाइडर होगा ये। नेक्स्ट है इस्थमस, जो कि नैरो पार्ट है, किसका, ओविडक्ट का, फैलोपियन ट्यूब का। लास्ट पार्ट है, ये ज्वाइन करता है यूट्रस को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि ये जो रीजन है ये पूरा किसका पार्ट है, ये ओविडक्ट का पार्ट है। पहला इनफेंडुबुलम हो गया, दूसरा एम्पुलर रीजन हो गया, थोड़ा वाइड है ये, यहीं पे फर्टाइजेशन होता है। इसके बाद इस्थमस जो कि नैरो पतला सा है ये, इसके बाद ये किससे ज्वाइन हो जाएगा, ये होगा यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है। ये यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस की कैविटी है ये पूरी। आगे चलते हैं। The ciliated epithelium line the lumen of oviduct derive the ovum towards the uterus। क्या होता है कि अब ओवम खुद से चल के तो यूट्रस तक जाएगा नहीं, कुछ तो ऐसा होगा कि पुश करेगा, एकदम जाओ। नेक्स्ट है द ciliated epithelium line the lumen of the oviduct derive the ovum towards the center। क्या होता है, ओवम रिलीज हो गया,
तो अगर इन्फंडिबुलम वाले पार्ट में गया ओविडक्ट के, तो वहाँ से अब उसको यूट्रस तक जाने के लिए कुछ तो ऐसा रहना चाहिए जो उसको आगे भेजे। ऐसा तो नहीं कि पीछे में ही रुका है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, ओविडक्ट वाले रीजन में, फैलोपियन ट्यूब में पूरा ये वहाँ पे पाया जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम, जो क्या करता है कि वो सीलिया जैसा रहता है कि कोई चीज़ अगर है तो उसको बस आगे की तरफ उसको धक्का दे रहा, पुश कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे छोटे छोटे सीलिया पाए जाएंगे इस तरीके से, एक यूनिडायरेक्शन होगा। यहाँ पे ओवम है तो इस तरीके से जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इधर वाले जो भी होंगे इसको आगे भेजेंगे, आगे भेजेंगे, आगे भेजेंगे, आगे भेजेंगे, ठीक है, पीछे नहीं होगा, यूनिडायरेक्शन फ्लो होगा इसका, ठीक है। ये सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है यूट्रस, जैसे हम क्या कहते हैं, वोम। इट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप। जो यूट्रस होता है उल्टा नाशपाती जैसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये पियर्ड है इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये उल्टा, ये फ्रूट है पियर, उसके जैसा वो उल्टा शेप में होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। कोई फल तो इस तरीके से होगा, अगर होगा तो इस तरीके से कोई फल होगा, लेकिन क्या है, यूट्रस जो है हमारा ये उल्टा है, इन्वर्टेड पियर शेप में है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वॉल। ये हम पहले से जानते हैं कि ओवरी भी जुड़ा है अगर यूट्रस से, पेल्विक रीजन से, किसके थ्रू हुआ है, लिगामेंट से, ठीक है। और ये भी सपोर्टेड है, यूट्रस भी सपोर्टेड है पेल्विक रीजन की, किसकी वजह से जुड़ा हुआ है, ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। यूट्रस हैव 3 पार्ट, ठीक है। यूट्रस के 3 पार्ट हैं, पहला अपर फंडस, मिडिल में बॉडी है, एंड द टर्मिनल सर्विक्स। 3 पार्ट हैं, पहला अपर जो होगा फंडस होगा, सेकंड जो मिडिल होगा वो बॉडी होगा, और थर्ड जो एकदम टर्मिनल रीजन पे होगा उसे सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स ओपन टू वजाइना। ये स्ट्रक्चर में देखिए, ये स्ट्रक्चर में बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा। ये वाला पार्ट पूरा क्या है, यूट्रस का है, ठीक। ये यूट्रस है, ये पहला वाला जो होगा अपर वाला, इसे क्या लिखा है, यूट्रिन फंडस। और बीच वाला जो मिडिल वाला पार्ट है ये क्या है, यूट्रस की बॉडी है। और जो टर्मिनल वाला पार्ट है इधर खत्म जहाँ हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये 3 पार्ट है ये यूट्रस के। पहला क्या होगा, फंडस हो जाएगा अपर का, जो बीच वाला मिडिल वाला होगा ये हो जाएगा बॉडी, और जो लास्ट टर्मिनल होगा इसे हम क्या बोलेंगे, सर्विक्स बोलेंगे। यहाँ पे दिया गया सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है। डिलीवरी के टाइम जो बच्चे का बर्थ होता है वो बर्थ कैनाल क्या होता है, जो सर्विकल कैनाल हो गया और वजाइना, जैसे स्ट्रक्चर में ये देखिए, ये सर्विक्स है, ये वाला पार्ट सर्विक्स है, लेकिन फिर वजाइना तो यहाँ है ना, ये वजाइना है, तो ये जो गली है, ये पतली सी जो नली है, इसको बोलते हैं क्या है, सर्विकल कैनाल। अभी इसी सर्विकल कैनाल और वजाइना को, इतने पार्ट को जोड़ के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल और वजाइना, ये सर्विक्स है, सर्विक्स और ये इधर आगे का जो है यूट्रिन कैविटी, ये सब क्या है, यूट्रस के पार्ट है। लेकिन जो नीचे का जो ये पार्ट है ये सर्विकल कैनाल, और ये हो गया वजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ के टाइम इसी से बेबी का डिलीवर होता है यहीं से, इसीलिए इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। द यूट्रिन वॉल हैज़ 3 लेयर। जो यूट्रिन की वॉल होती है, यूट्रस की वॉल होती है, 3 लेयर्ड की होती हैं। पहला क्या है, पेरीमेट्रियम, फिर इसके बाद मायोमेट्रियम है, तीसरा है इंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यूट्रस है, ये वाला पार्ट यूट्रस है, ठीक है। ये है देखिए बाहर की जो लेयर है, इसको क्या बोले, पेरीमेट्रियम है। इसके बाद क्या है, मायोमेट्रियम है, ये देखिए। और जो अंदर की जो इस तरीके से ग्लैंडुलर जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर दिखे, ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। यूट्रस के 3 लेयर हैं, 3 वॉल है। पहला पेरीमेट्रियम, ये है पहला, दूसरा है मिडिल वाला जो है मायोमेट्रियम है, फिर जाके ये अंदर वाला है एंडोमेट्रियम, ठीक। अब इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, पेरीमेट्रियम को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, बाहर का ये है, किसका वॉल है, यूट्रिन का, यूट्रस का वॉल है, ये थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है। सेकेंड जो है मायोमेट्रियम है, मिडिल है थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। जो मायोमेट्रियम है वो क्या है, ये मिडिल लेयर है किसका, यूट्रस का, और कि किसका बना है, स्मूथ मसल का बना है। स्मूथ मसल का इसलिए बना है ना, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होगा बेबी को बर्थ करते समय मदर को, वो किसकी वजह से होगा, ये मायोमेट्रियम की यूट्रस में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी इस तरीके से, ताकि बच्चा जो है बाहर डिलीवर हो सके, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर लेयर है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्लैंडुलर है, ठीक है। ग्लैंडुलर का मतलब वो इसमें क्या है,
ग्लैंड्स भरे हैं, इसमें कुछ सिक्रीशन होगा, ठीक है। और वेस्कुलर लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे, तो ये है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या होता है कि जो ब्लड वगैरह निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, यही ग्लैंडुलर, यही इंडोमेट्रियम की वॉल से ही मतलब ब्रेक डाउन होगा। जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ओवम स्पर्म से, तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कौन सी वॉल ब्रेक डाउन होती है मेंस्ट्रुएशन के समय, यही इंडोमेट्रियम वॉल। ये क्या होता है, ये ग्लैंडुलर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वजाइना। इट ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन द यूथ्रा एंड एनस, ठीक है। ये क्या होता है, वजाइना क्या है, बाहर की ओपनिंग है, एक्सटीरियर। ये कहाँ खुलता है, ठीक है, यूरेथ्रा और एनस के बीच में। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा यूरेथ्रा और एनस, ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा है कि वजाइना खुद अपना एक अलग से सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। मेल में क्या होता था कि जो स्पर्म थे और या फिर यूरिन थे, वो किसी अलग पाथवे से नहीं जाते थे, सेम पाथवे से जाते थे, उनका जो पासेस था सेम था, यूरेथ्रा से जाते थे। लेकिन जो फीमेल के जो गैमेट्स वगैरह होंगे वो मतलब कहाँ से आएंगे इधर, ये वजाइना के थ्रू। यहाँ पे जो बर्थ होगा बच्चे का या फिर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, उस समय क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होगा, ये वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन ये यूरेथ्रा है, इससे क्या होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा, और एनएस से तो फीकल मैटर डिस्चार्ज होंगे। जैसे मैं स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ इसका, ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, ये देखिए, ये यूरेथ्रा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो होगा, ये होगा वजाइना। ये जो स्ट्रक्चर छोटा सा देखने को मिला, ये क्या है, यूट्रस है। जब ये बच्चा वो बड़ा होगा तो ये इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में यूट्रस की साइज जो होती है छोटी होती है, और ये पीयर शेप का होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। ये देखिए, ये जो ओपनिंग है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन इधर डिस्चार्ज होगा फीमेल में। ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया वजाइना, ये है यूट्रस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बच्चे अगर यहाँ पे मतलब प्रेग्नेंट होती, तो यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट रहते हैं बच्चे। और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये रेक्टम हो गया, और ये इसकी ओपनिंग एनस, ये फीकल मैटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों पाथवे हैं, यहाँ पे पासेज हैं, अलग अलग हैं। यूरिन का अलग है, और यहाँ पे पार्चुरेशन मतलब बेबी का डिलीवरी का अलग पार्ट है, और यहाँ पे फीकल मैटर का अलग पार्ट है, ठीक है। Lumen of vagina is lined by glycogen-rich mucous membrane consist of sensitive papillae and Bartholin gland, ठीक है। जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब जो कैविटी है वजाइना की, जैसे मैं ये वाले स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, ये देखिए वजाइना है, तो यहाँ पे जो कुछ कैविटी है, खाली खाली जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है, वो किससे फिल्ड है, वो इसमें वहाँ पे क्या किस चीज़ से फिल्ड है, यहाँ पे ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये लाइंड है किससे, ग्लाइकोजन, वहाँ पे जिस चीज़ से है, यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे सेंसिटिव पेपिलाई मतलब छोटे छोटे क्या होंगे, जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होंगे छोटे छोटे, ठीक है, जो सेंसिटिव होंगे। एंड बर्थोलिन ग्लैंड होंगे। बर्थोलिन ग्लैंड क्या काम करते हैं, अब आगे देखते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। ये बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वेजाइना के चारों तरफ साइड में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो सेक्सुअल एक्ट हो रहा है उस दौरान क्या होता है कि पेनिस को लिब्रिकेशन प्रोवाइड करे, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। थर्ड है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं या फिर प्यूडेडम, ठीक है, प्यूडेंडम। आगे चलते हैं, तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का, जिसको क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका पुडेंडम, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं फीमेल में, या फिर पुडेंडम बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लाइबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लॉटिस। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया सिर्फ एक था, पेनिस था, लेकिन फीमेल में क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ठीक है। पहला क्या है, मॉन्स प्यूबिक है, लाइबिया माइजोरा है, लाइबिया माइनोरा है, हाइमेन है और क्लॉटिस है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है मॉन्स प्यूबिस, एक्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, ठीक है। क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है कि फैटी टिश्यू का बना होता है, कि मतलब फैट वहाँ पे होते हैं सिर्फ, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल के प्यूबिक हेयर वहाँ पे ग्रोथ होते हैं। सेकेंड है लाइबिया माइजोरा, लार्ज फ्लैशी फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड सराउंडिंग वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। जो लाइबिया माइजोरा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होंगे,
ये देखिए, ये जो बाहर वाला ये जो लेयर होगा इसको क्या बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ क्या होंगे, फैट होंगे, फैटी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, हेयर होंगे फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, और ये वाला जो फ्लैशी इस तरीके से लेयर होगा इसको बोलेंगे हम लाइबिया माइजोरा, जो कि क्या होंगे, लार्ज होंगे, फ्लैशी होंगे। ये भी क्या होंगे, फैटी ही टिश्यू के बने होंगे। यहाँ पे हेयरी होंगे आउटर फोल्ड पे, ठीक है, बाहर वाले फोल्ड पे यहाँ पे भी हेयर ग्रोथ होंगे। और ये सराउंडिंग किसको किए हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मान लीजिए ये वर्जाना की ओपनिंग है इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगा, लाइबिया माइनोरा होगा, कि लाइबिया माइजोरा के जो अंदर क्या होगा, लाइबिया माइनोरा होगा इस तरीके से। लाइबिया माइनोरा स्मॉल होगा, थिन होगा एंड हेयरलेस इनर फोल्ड होगा। यहाँ पे हेयर एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे। मॉन्स प्यूबिस में होगा और लाइबिया माइजोरा में यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होंगे। फिर फोर्थ क्या है, हाइमेन, जिसे बोलते हैं मेडन हेड, ए मेम्ब्रेन विच पार्शली कवर द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि पार्शली ओपन है, ये पूरी तरीके से ना ओपन है ना पूरी तरीके से ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये पार्शली ओपन है, इस तरीके से होगा, आधा क्लोज होगा और आधा ओपन होगा। ठीक है, इट इज़ ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटेस। ये कब टूटता है, ये मतलब ये जो पार्शली कवर ओपनिंग है ये हो सकता है जो पहली बार क्वाइटेस हो, मतलब सेक्सुअल एक्ट हो मेल और फीमेल के बीच में, तब ये टूट जाए। इट मे बी ऑल्सो ब्रोकन बाई ए सडन फॉल और जॉल्ट, इनर्शन ऑफ द वजाइनल टैम्पॉन, एक्टिवेशन पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट आइटम एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला ही अगर मतलब पहली बार फीमेल अगर सेक्स एक्ट करे तो उसी दौरान ही हाइमेन ब्रेक हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर फीमेल पार्टिसिपेट कर दी है बाईसाइकिल राइडिंग में, ठीक है, या फिर हॉर्स राइडिंग में कर दी है, किसी भी स्पोर्ट्स में कर दी है, तो उसमें भी क्या होता है, हाइमेन का ब्रेक होने का चांसेस होता है किसी चोट के दौरान। अगर फीमेल क्या करती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या यूज़ करती है, टैम्पॉन, तो उसमें भी क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो सकता है हाइमेन का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हाइमेन किसी फीमेल में नहीं प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वाइटस पहले से कर चुकी है। ठीक है, सो द हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कुछ फीमेल में अगर क्या हो, अगर हाइमेन पहले से ब्रेक हो, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्जिनिटी शो करता है या फिर उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस शो करता है। ये रहे या ना रहे इससे ये डिसाइड नहीं होता उसकी वर्जिनिटी। ठीक, लास्ट है क्लॉटिस, ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, ग्लॉटिस क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फॉरकेट भी कहते हैं, ये है फॉरकेट। ठीक है, फॉरकेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये जस्ट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। ये यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसके यहाँ पे देखिए ये क्लॉटिस है, ये जो रीजन है ये क्लॉटिस है, ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है इसका, ये क्लॉटिस है। ये देखिए यूरेथ्रा है तो ये किसकी ओपनिंग है, ये यूरिन का ओपनिंग है कि यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ये जस्ट आउटसाइड बाहर की तरफ पे ये क्लॉटिस है। ठीक है, तो जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं 5 होते हैं, मॉन्स प्यूबिस हो गया, लाइबिया माइजोरा हो गया, लाइबिया माइनोरा हो गया, हाइमेन हो गया, क्लॉटिस हो गया। ठीक है, लाइबिया माइजोरा क्या होता है कि ये जो बाहर की लेयर होती है, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ कि लाइबिया माइजोरा है ये वाला। ठीक है, ये जो होते हैं ये मॉन्स प्यूबिस, ये बाहर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होंगे, प्यूबिस हेयर ग्रोथ होंगे, ये पूरा फैट होगा। फिर ये इस तरीके से क्या होगा, फ्लैशी इस तरीके से एक लेयर होगा। रुकिए मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये देखिए ये हो गया फ्लैशी इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका है, ये इसको बोलते हैं लाइबिया माइजोरा। उसके पहले क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस होगा, ये बाहर की जो लेयर होगी, ये यहाँ पे प्यूबिक हेयर होगा, इस पर भी प्यूबिक हेयर होगा। ठीक है, हेयर कहाँ प्रेजेंट है, मॉन्स प्यूबिस में और लाइबिया माइजोरा में। फिर इसके अंदर क्या होगा, लाइबिया माइनोरा पाया जाएगा अंदर। ठीक है, लाइबिया माइजोरा के वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ओपनिंग होगी जो कि किसका होगा, हाइमेन का होगा, जो कि वो पार्शियल ओपनिंग होगी। बाकी फिर क्लॉटिस पाया जाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये कहाँ पाया जाएगा, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट उसके बाहर। ठीक है, इन फ्रंट, उसके सामने या फिर उसके जस्ट बाहर मिलेगा। आगे चलते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड होता है सिर्फ फीमेल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी मैमल्स वाले फीमेल्स में। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। ए पेयर मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, कंटेन करता है क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और फैट होता है। जो मेमरी ग्लैंड होता है उसमें क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं और फैट पाए जाते हैं, बस उसी 2 चीज़ का बना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल मेमरी एल्बुलाई। ठीक है, या फिर एल्बुलस कहते हैं।
क्या होता है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है 2 चीज़ से बनी हुई है। पहला क्या है, ग्लैंडर टिश्यू, दूसरा है फैट। तो जो ग्लैंडर टिश्यू है उसमें क्या होता है, हर एक ब्रेस्ट में 2 ब्रेस्ट है तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं जो कंटेन करते हैं छोटे छोटे क्लस्टर गुच्छे सेल के। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, मेमोरी एल्विलाई बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है मेमोरी एल्विलाई। ये जो है, ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये है ग्लैंडर टिश्यू का पार्ट है। इसमें क्या होता है, ढेर सारे गुच्छे हैं किसके, एल्विलाई के। और हर एक ब्रेस्ट में क्या होता है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। और मेमोरी लोब्स में ही क्या होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स के क्लस्टर होते हैं, गुच्छे होते हैं, उससे हम बोलते हैं मेमोरी एल्विलाई। सेल ऑफ एल्विलाई सिक्रेट्स मिल्क, इट स्टोर इन द ल्यूमेन ऑफ द कैविटी। जो सेल है, ये जो सेल देख रहे हैं आप, ये ढेर सारे एल्विलाई के एल्वियस में, इसमें ही क्या होता है, मिल्क होता है। ठीक है, ये मिल्क स्टोर होते हैं इसी के कैविटी में। ठीक है, लैक्टेशन के टाइम जो होता है, जब बच्चे को दूध मतलब माँ पिलाती है, लैक्टेशन के टाइम जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो यहीं पे जो एल्विलाई है, यहीं पे क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है कैविटी में एल्विलाई के। ठीक है, जो एल्विलाई के सेल है उन्हीं वही स्टोर किए रहते हैं मिल्क को। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्विलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो एल्विलाई है ओपन होंगे किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल में। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये मेमोरी डक्ट फॉर्म करता है। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। ये एम्पुला देखिए हम लोग कहाँ पढ़े थे, इसको पढ़े थे हम लोग ओविडक्ट वाले पार्ट में पढ़े थे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब हम मेमोरी ग्लैंड में भी देखेंगे एम्पुला। ठीक है, यहाँ पे सेमरल जो डक्ट होंगे, ढेर सारे डक्ट्स क्या होके आके बनाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, ये डक्ट ही बनाएंगे और उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। ये वाइडर होगा, चौड़ा होगा। विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, ये जो कनेक्ट हो जाएगा किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे क्या होगा, दूध बाहर निकल आएगा, सक्ड हो जाएगा। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उस समय क्या होगा, ये लैक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क बाहर आता है। ये देखिए स्ट्रक्चर में अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए ये रिब केज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये रिब्स हो जाएंगे और ये जो मसल होगा बिटवीन रिब्स के बीच में भी मसल्स होते हैं। क्या हो गया, ये पेक्टोरल पार्ट है, मैंने कहा था ना ये पेक्टोरल मतलब ग्रेडल है और ये हो गया पेल्विक ग्रेडल। ठीक है, ये जो पेक्टोरिस होता है, ये होता है मेजर मसल्स। यहाँ जो ये देखिए पेक्टोरिस का ये मेजर मसल्स है इस तरीके से। ठीक है, ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे ये जो साइड में आप इस तरीके से देख रहे हैं, क्या है, फैट है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड 2 चीज़ का बना होता है, फैट का और ग्लैंडर टिश्यू का। साइड में आपको जो देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है लाइट पिंक, ये क्या है, ये फैट है। और ये जो बीच में येलोइश स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये क्या है, ग्लैंडर टिश्यू है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो ग्लैंडर टिश्यू होगा उसमें जो ये छोटे सेल्स देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी एल्विलाई। ठीक है, ये मेमोरी के एल्विलाई है। इसी में क्या होता है, इनकी जो कैविटी है, इनकी जो खाली जगह है, इसी में क्या होता है, मिल्क स्टोर रहते हैं। ठीक है, कि तब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होगा, जब बच्चे को जब भूख लगेगी तो जब माँ अपना दूध पिलाएगी तो यहीं से मिल्क क्या होगा, सग निकलेगा और ये सक्ड आउट होगा। अब इसका पाथवे देख लीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा ग्लैंडर टिश्यू। इसमें पाए जाएंगे ढेर सारे क्लस्टर ऑफ क्या, सेल, जिसे हम बोलेंगे मेमोरी एल्विलाई। ठीक है, पहले क्या होगा, ग्लैंडर टिश्यू होगा, फिर क्या होगा, मेमोरी लोब होंगे। इस तरीके से ये मेमोरी लोब हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, ढेर सारे क्लस्टर ऑफ सेल पाए जाएंगे जिसको मेमोरी एल्विलाई बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, ये देखिए मेमोरी एल्विलाई होगा। फिर ये मेमोरी एल्विलाई से छोटे छोटे डक्ट्स निकले हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है छोटे छोटे डक्ट्स का, इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट्स। अब ढेर सारे यही मेमोरी डक्ट्स क्या कहीं मिल जाएंगे। देखिए ये जो कुछ वाइड रीजन का ये देखिए डक्ट दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, ये देखिए ये आगे वाला जो पार्ट है, ये निप्पल की जगह यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट होगा, जिससे क्या होगा, मिल्क बाहर सक्ट आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं, एट दाल, कि कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे याद करने के लिए बना दिया है, एट दाल। ठीक, एट दाल से क्या होगा, ये हो जाएगा मेमोरी एल्विलाई। ठीक, ये हो जाएगा मेमोरी के ट्यूब्यूल जो बनेंगे, ये मेमोरी का क्या हो जाएगा, डक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। ये पाथवे याद करने के लिए, एट दाल। ठीक है, क्या होगा, जब ग्लैंडर टिश्यू है वहाँ पे क्या होंगे, मेमोरी लोब्यूल पाए जाएंगे, लोब्स पाए जाएंगे। ठीक है, वो मैं लोब्स को नहीं लिखी हूँ। मेमोरी लोब्स के बाद क्या होगा, मेमोरी लोब्स में क्या होंगे, एल्विलाई होंगे, ढेर सारे एल्विलस होंगे मेमोरी के। तो मेमोरी के एल्विलाई हो गया। इसके बाद ये पास होगा किसके, मेमोरी ट्यूब्यूल से। मेमोरी ट्यूब्यूल से पास होता हुआ कहा जाएगा, मेमोरी के डक्ट में पास होगा।
ठीक है, मैं फिर से लिख दूँ, मेमोरी के डक्ट पे, फिर मेमोरी के डक्ट से पास होता जाएगा एम्पुलर रीजन, यहाँ पे वाइड डक्ट बन जाएगा, ढेर सारी ये मेमोरी के डक्ट आके क्या बनाएंगे, एक वाइड डक्ट बनाएंगे जिसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। फिर इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट से फिर मिल्क क्या होगा, सक्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या प्रोडक्शन किए जाते हैं गैमेट्स का, कहाँ पे, गोनैड्स में। ठीक है, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इनकी फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस इसे कहते हैं, गैमेट की फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। जेनेसिस जब भी कहीं वर्ड मिले तो इसका मतलब है फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, जेनेसिस जब भी है तो मतलब कुछ बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन गोनैड्स। ठीक है, ये फॉर्मेशन है किसका, गैमेट्स का। कहाँ, गोनैड का मतलब होता है कि सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इट इज़ टू टाइप, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये क्या है, अब यहाँ पे कट करिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, स्पर्म की फॉर्मेशन, ये कहाँ होगा, मेल में होगा। oogenesis, ऊ से लग रहा ओवम या ओवा, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, तो ये कहाँ पे होगा, ये फीमेल में होगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस किस में होगा, मेल में होगा। अब कब होता है, जब कोई मेल प्यूबर्टी के स्टेज में आता है तो उसके अंदर ढेर सारे क्या होंगे, हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे। जब हार्मोन्स में जब चेंजेस होंगे उसी समय क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसी में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो स्टेज होती हैं, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मिड क्या होता है, ये स्पर्मिड की डायरेक्ट ये स्पर्म नहीं है, स्पर्मिड दूसरा स्ट्रक्चर, इसके बाद स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिड इन दिस स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या फिर मेल जर्म सेल। हमने पहले ही पढ़ा था इसको कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है दो, उसके अंदर दो सेल पाई जाती हैं। पहला क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, उसे मेल जर्म सेल कहते हैं। दूसरा क्या था, सर्टोली सेल था। और जो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस थी वहाँ पे क्या, लेडिंग सेल वगैरह पाए जाते थे, ब्लड वेसल पाए जाते थे, कुछ ऐसे सेल थे जो इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करते थे, वो सेल पाए जाते थे। ठीक है, प्रोड्यूस स्पर्मेटिन। ठीक है, जो स्पर्म मदर सेल है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पर्म नहीं, डायरेक्ट स्पर्मिड केवल बनाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मिड ट्रांसफर इनटू स्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मिड। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है किससे, स्पर्मिड से। क्योंकि ये देखिए, आप वर्ड देखिए, पकड़िए इसको, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मियो कुछ तो बन रहा है, आगे का नहीं इंसान को समझ में आएगा लेकिन पीछे को तो जान जाएगा ना, जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है किससे, स्पर्मिड से। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब ये कैसे प्रोसेस होता है ये देखिए, उसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये। स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उसके अंदर दो सेल पाई जाती थी। तो इसमें एक स्पर्मेटोगोनिया था जिसको क्या बोलते थे, मेल जर्म सेल। जर्म से ये लग रहा है कि ये कुछ तो ऐसा काम करेगा जो मतलब सेक्स ऑर्गन के काम करेगा, मतलब कुछ तो ऐसा पार्टिसिपेट करेगा गैमेट में या कुछ बनाने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से। उसके अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है और सर्टोली सेल भी पाई गई हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होंगी वो 2 यूनिट होंगी, डिप्लॉयड होंगी। ठीक है, ये डिप्लॉयड होंगी, उसमें क्या होगा, कुछ माइटोसिस कर ली, सब सेल नहीं करती हैं, कुछ सेल करती हैं। तो क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसको ये भी क्या होगा, 2 यूनिट होगा, क्योंकि माइटोसिस की है तो ये भी डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, पहला मियोसिस होगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखिए, ये 2 यूनिट था, अब ये क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, ये डिप्लॉयड था तो ये हैप्लॉयड होगा, क्योंकि मियोसिस होता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो बनेगा स्पर्मिड।
अब ये स्पर्मिड हुआ तो स्पर्मिड में क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, डिफ्रेंशिएशन हो गए और क्या बनेगा, स्पर्मियोजोआ या फिर स्पर्म बोल सकते हैं। ये स्पर्मिड से स्पर्मियोजोआ बनने की जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे, देखिए अच्छे से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया देखिए, ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसको बोल सकते हैं यही है वो सेल जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या फिर मेल जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, यही है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, इसके जो कुछ सेल होंगे क्या कर लेंगे, माइटोसिस कर लेंगे, क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte। जैसे ये उसके कुछ सेल हैं, कुछ सेल में जैसे ये वाला सेल कर लिया, ठीक है, ये बनाया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n हुए, माइटोसिस किया है ये इससे, ठीक है, डिप्लॉइड होगा। फिर ये क्या करेगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या हो जाएगा, n, ये देखिए 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है, और ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होंगे। फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया तो क्या बना लिया, स्पर्मिड बना लिया, ये भी क्या हो गया, n, और फिर प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये स्पर्मिड किस में चेंज हो जाएंगे, स्पर्मियोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में, इस या स्पर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मैं n 2n क्या बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैं 2n बोल रही हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर होंगे 46 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, अगर माइटोसिस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस में। ठीक है, एक सेल से जैसे दूसरे सेल में चेंज होगा, तो जो इसका क्रोमोसोम 46 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 46, एक से दो सेल बनते हैं, सॉरी, तो 46 इसके क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, माइटोसिस से, तो इसका 46 क्रोमोसोम है तो इसका भी 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, जैसे इसमें 46 था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे, फिर क्या बनेगा, स्पर्मिड बनेगा, ये भी क्या होगा, सेम ही इसका क्रोमोसोम नंबर रहेगा, हाफ मीन्स 23 है तो ये भी 23 होगा। ठीक, फिर इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगे जिसमें बनेगा स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम कहते हैं स्पर्म। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगा इतनी दूर का, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मियोजेनेसिस, और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। ये स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप इस फ्लो चार्ट से याद करेंगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, लास्ट बार क्या होगा, ये हो जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर दो टाइप की सेल होगी, एक होगी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्क जर्म सेल, और इसमें एक होगी सर्टोली सेल। बाहर ये स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे भी सेल पाई जाएगी, लेडिंग सेल, तो उसका अलग फंक्शन है, वो मतलब एंड्रोजन वगैरह सिक्रेट करेगी। ठीक, जो ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। पहले जान जाइए स्पर्म कहाँ बन रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है, कौन सा सेल पार्टिसिपेट कर, अब इसके बारे में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ठीक है, अभी सर्टोली सेल के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात की जा रही है। अब वो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या करेंगी, ये देखिए, उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 होगा, वो डिप्लॉइड होंगी, वो क्या कर लेंगे, माइटोसिस कर लेंगी। अब ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, जैसे एक सेल से क्या होगा, दो सेल बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक सेल है वो डिवीजन करेगा तो दो सेल बनेंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा सेम होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होगा, ये मान लीजिए इसके लिए तो क्या काम करेगा, पेरेंट की तरह काम करेगा, ये उसको डॉटर सेल होंगे ना, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे मियोसिस में। इसका मान लीजिए 46 है तो इसका 23 हो जाएगा।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मिड्स बनेगा। स्पर्मिड भी 23 क्रोमोसोम होगा। फिर डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर इसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ जिसको स्पर्म कहते हैं, ये भी 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि ये हैप्लॉइड अभी इसीलिए हैप्लॉइड होते हैं कि जब ओवम भी आएगा वो भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। अब वो जब फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर में एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, वही मेल जर्म सेल है। ठीक है, ये क्या है, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम इसके अंदर है। ठीक है, इसके कुछ सेल जैसे देखिए एक सेल ये है, मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया का, ये क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएशन कर लिया, मीन्स माइटोसिस कर लिया। यहाँ पे क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 46 है। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, मियोसिस कर रहा पहला तो 23। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो क्या बना लेगा, स्पर्मिड, ये भी 23 इसका क्रोमोसोम हो जाएगा। फिर ये जो स्पर्मिड है स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा, कौन से प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसमें, इसको उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, ये हैप्लॉइड होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक, एक सेल से, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चन पूछ भी देगा कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं। तो ये देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया, उससे कितने बन रहे, 4 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बन रहे हैं प्राइमरी स्पर्मोसाइट, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो वो हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है ना, तो इसमें जो डिवीजन होगा इक्वल होगा। एक सेल से बात करेगा तो 1 से 2 बनेगा। ठीक, अगर क्रोमोसोम नंबर पूछेगा तो सेम है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जिसका क्रोमोसोम नंबर n होगा, मीन्स हैप्लॉइड होंगे, उसका क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। ठीक है, ये हमेशा याद कर लेना कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर 46 है, और जो स्पर्मिड है या फिर स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, उसमें वो हैप्लॉइड है, स्ट्रक्चर है, उसमें 23 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 4 स्पर्मिड आर फॉर्म फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया वाले स्ट्रक्चर से बताया कि अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखिए मान लीजिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, 4 स्पर्मिड्स बन रहे हैं या फिर 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। स्पर्मिड के आगे कोई डिवीजन नहीं होता, बस डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, वो जैसे हम बोल सकते हैं कि मैचुरेशन हो गया। अब मैं इजली तौर से बताऊं तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता स्पर्मिड के बाद स्पर्मेटोजोआ में। जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, 4 स्पर्म बोल सकते हैं या 4 स्पर्मिड बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 स्पर्मिड आर फॉर्म फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये खुद बना किससे, स्पर्मेटोगोनिया से बना है, वो भी क्या करके, माइटोसिस करके। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मिड बन रहे हैं, वो भी हैप्लॉइड, इसका क्रोमोसोम नंबर 23 है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये स्पर्मिड किस में बदल जाएगा, स्पर्म में बदल जाएगा, या फिर हम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये स्पर्मिड अगर स्पर्मेटोजोआ में बदल गया या फिर स्पर्म में बदल गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्म बन गया स्पर्मिड से, स्पर्म हेड आर इम्बेडेड इन सर्टोली सेल टू गेट नरिशमेंट। ठीक है, जो स्पर्म के हेड होंगे वो कहाँ इम्बेडेड हो जाएंगे, सर्टोली सेल में। जैसे ये देखिए सर्टोली सेल है, ये वाला देखिए, ये सर्टोली सेल है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। इसमें क्या देखिए, ये स्पर्मेटोजोआ आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, इसका हेड उसी में इम्बेडेड हो जाएगा। ये सर्टोली सेल है, इस तरीके से यहाँ से कोई स्पर्म आ रहा है, इस तरीके से स्पर्म का जो हेड है ये क्या हो जा रहा है, इसी में दब जा रहा है, घुस जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ, ये क्या है, सर्टोली सेल है, सपोज करिए, ये मान लीजिए स्पर्म है, तो आके इसे में अपना सर वो इम्बेडेड कर दे रहा है, धंसा दे रहा है। ठीक, क्यों धंसा रहा है, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए, स्पर्म को जीने के लिए
खाना पानी तो चाहिए ना, नरिशमेंट चाहिए, तो सर्टोली सेल प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी कथा कहानी किस में हो रही है? ये सारी कथा कहानी हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है, अभी बाहर नहीं गया स्पर्म, अभी सब कुछ इस वहीं पे हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। देन दे आर रिलीज टू ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद इसको कहाँ, ल्यूमन के मतलब कैविटी में इसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? क्योंकि देखिए सेल के अंदर सारी कहानी हो रही है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं उनके जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया वगैरह वहाँ पे हो रही है, सब स्पर्म बन गया और ये जो है सर्टोली सेल में कहाँ आके एम्बेडेड हो गए। मैं स्ट्रक्चर फिर से बना लूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इसमें क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया वाले सेल हो गए ये मान लीजिए, ठीक है, और इधर सर्टोली सेल हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इसके अंदर क्या बन गए, स्पर्म बन गए, ठीक, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन गए। अब ये जो स्पर्म इस तरीके से रिलीज हो रहे हैं, इस तरीके से ये आके कहाँ इम्बेडेड हो गए सर्टोली सेल में, अपने हेड को इसमें घुसा लिए इस तरीके से। इनको जो नरिशमेंट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, सर्टोली सेल से, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। फिर जब इनको नरिशमेंट मिल जाएगा तो फिर ये किस कैविटी में आ जाएंगे, फिर आगे मूव करने लगेंगे, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से उनकी कैविटी में आ जाएंगे, फिर ये आगे मूव करके वो जो पाथवे था हमने जो पहले पढ़ा था इधर वाले पाथवे को फॉलो करेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे, रेटिटेस्टिस, फिर वासा इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस वाले स्ट्रक्चर से इस तरीके से निकलते हुए वॉस डिफरेंस, फिर जाएंगे सिमाइनल विसाइकल में जाएंगे, फिर इसके बाद प्रोस्टेट से जाएंगे, यहाँ पे सिमाइनल विसाइकल के पास क्या होगा, एजुकुलेटरी डक्ट होगा, इसमें नहीं दिया है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए सिमाइनल विसाइकल के पास आएंगे, वॉस डिफरेंस के बाद ये सिमाइनल विसाइकल है, ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए स्ट्रक्चर, ये एजोकुलेटरी डक्ट है, इसके बाद कहाँ जाएंगे, प्रोस्टेट, फिर इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड, फिर इस तरीके से आते हुए कहाँ जाएंगे, यूरेथ्रस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देन दे रिलीज टू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जब नरिशमेंट ले लेता है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ किससे, सर्टोली सेल से, तो कहाँ फिर आगे जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आगे, ठीक है, उसके ल्यूमेन में जाएगा, उसके कैविटी में। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। क्या होता है स्पर्मिएशन में, क्या होता है, रिलीज होता है, यहाँ पे रिलीज होगा क्या, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म कहाँ, इन द कैविटी ऑफ किसके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस पहले होगा, ये जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस ये पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पर्मिड बन गया। अब स्पर्मिड केवल यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कर लिया किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, या फिर इसको स्पर्म बोलते हैं। फिर ये स्पर्म जब बन गया स्पर्मेटोगोनिया सेल से, तो ये क्या करेंगे, ये फिर जाएंगे कहाँ पे, सर्टोली सेल के पास, ठीक है, सर्टोली सेल के पास जाएंगे, इस तरीके से इम्बेडेड हो जाएंगे, अपना हेड क्या करेंगे, सर्टोली सेल में इम्बेड कर देंगे, धसा देंगे, ताकि इससे नरिशमेंट ले सके। जब इससे नरिशमेंट ले लेंगे तो फिर ये कहाँ चले जाएंगे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कैविटी में चले जाएंगे, और फिर जो आगे की प्रोसेस होगी वो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर के थ्रू होगी, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये रेटिटेस्टिस हो गया, वासा इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, इसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए वॉस डिफरेंस, इसके बाद इस तरीके से जाएगी सिमाइनल विसाइकल, जो कि ये क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड है, फिर इसके बाद एजोकुलेटरी डक्ट है इस तरीके से, फिर इसके बाद ये प्रोस्टेट से होते हुए, कॉर्पस ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू इस तरीके से आउट हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे आउटसाइड द बॉडी, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन का रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में, दिया गया है। पहला, हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH, इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमारा जो हाइपोथैलेमस है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, 4 ब्रेन का पार्ट है। जब ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे कि 4 ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, GnRH मीन्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है stimulate the anterior pituitary gland to release 2 gonadotropins such as LH and FS। LH को बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन का, ये 4 पार्ट है, 4 ब्रेन है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो हार्मोन रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, जब हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ तो ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है, दूसरा पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से रिलीज कराएगा 2 गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन का मतलब है कि ऐसे हार्मोन जो सेक्स ऑर्गन पे काम करे, ठीक है, गोनैड्स पे काम करे, उस पर। पहला हो गया LH जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH एक्ट ऑन द लैडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए देखते हैं
ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या थे, स्पर्मेटोगोनियस सेल थे और क्या थे यहाँ पे सर्टोली सेल थे। लेकिन जो बाहर की जो स्पेस थी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीरियर स्पेस। यहाँ पे क्या लेडिंग सेल थे। तो लेडिंग सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करेगा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, लेडिंग सेल के ऊपर वर्क करेगा और इससे स्टिमुलेट कराएगा, क्या रिलीज करें, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट थी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी स्पर्मेटोजोआ को। एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ये कुछ फैक्टर को रिलीज करती हैं किस प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा था, स्पर्मिड, जो स्पर्मिड थे वो किस में चेंज हो रहे थे, स्पर्म में चेंज हो रहे थे। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो FSH होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पे काम करते हैं, सर्टोली सेल पे काम करते हैं। उससे कुछ रिलीज कराते हैं, कुछ फैक्टर, उसका नाम तो नहीं दिया लेकिन सम फैक्टर को स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रीशन कराते हैं इससे, ताकि स्पर्मियोजेनेसिस वाले प्रोसेस में हेल्प करें। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट क्या है, हेड है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। तीन चीज़ से बना, हेड हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया। ये देखिए ये हेड हो गया इस तरीके से, ये मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है। हेड में थोड़ा जैसे ये देखिए, ये जो हेड वाला पार्ट है इसमें थोड़ा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ऐसे सांप नुमा जैसा, फन जैसा। ये क्या है, एक्रोसोम है। ठीक है, इसमें एंजाइम भरे होते हैं। जब ये जो स्पर्म जो है किसी ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है तो ये जो एक्रोसोम है ना, इसी की वजह से उसको पेनिट्रेट कर पाता है, छेद कर पाता है, ताकि वो ओवम के साइटोप्लाज्म में जाए और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर सके और फिर ये जाइगोट बने। ठीक है। तो एक्रोसोम में क्या होते हैं, कुछ इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं कुछ सर्टेन एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है ओवा का, ठीक, एग का। और इसी में क्या होते हैं, यहाँ देखिए उसके हेड में ही क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब यही तो, न्यूक्लियस जाएगा और ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये हो गया। बाहर की जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरी जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। सारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, कि बीच वाला पार्ट है नेक, जैसे ये गला है। ठीक, जो नेक है उसमें क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, सेंट्रियोल, ताकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि जब स्पर्म इंटर करता है वजाइना में फीमेल के, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो इसको कहाँ जाना रहता है, इसको जाना होता है ये वाले स्ट्रक्चर में, ओविडक्ट के। ये देखिए यहाँ से इंटर किया तो इसको यहाँ जाना रहता है, ये एम्पुलर रीजन में जाना रहता है। फर्टिलाइजेशन हर जगह नहीं होता, फर्टिलाइजेशन एक ही जगह होता है, वो भी कहाँ, ओविडक्ट के एम्पुलर रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ से ओवम निकला, ओवरी से इन्फंड्यूबलम, यहाँ पे ये भी ओवा पहुंचा, तब तक यहाँ स्पर्म को यहाँ आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही रीज़न है एम्पुला, जहाँ पे ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, स्पर्म इधर से आना चाहिए एम्पुलर रीजन में और जो ओवा है यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ओवा इस तरीके से रहेगा, स्पर्म जो होगा इसका हेड हो जाएगा, ये बीच का मिडिल पीस हो गया, इस तरह का टेल हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक चलने में तो एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो जो ये स्पर्म का जो ये मिडिल पीस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यही क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। और टेल से क्या करता है, वो स्विम करता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म रिलीज हुआ तो इस तरीके से स्पर्म यहाँ तक जाएगा, ये एम्पुलर रीजन में, और इधर से ओवरी से ओवम रिलीज होंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से ओवम होगा। और ये देखिए मान लीजिए ये हो गया स्पर्म, स्पर्म का ये मान लीजिए हेड हो गया इस तरीके से, और ये हो जाएगा मिडिल पीस, ये वाला बीच वाला, और ये उसका टेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो जो एक्रोसोम होंगे ना, इसमें कुछ एंजाइम होंगे, तो ये जो ये ओवम है, ओवम की जो लेयर है इसको क्या करेंगे, होल करेंगे। ठीक है, छेद करेंगे, ताकि ये अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर इंटर करा दे इस तरीके से। ये यहाँ मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर न्यूक्लियस है किसका, ओवम का, दोनों फ्यूजन करके फिर ये बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। जो मेल है, मेल का जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ जाके फ्यूजन करता है, फीमेल के ओवम के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, फीमेल का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन होगा, ये जो मेल का इस तरीके से क्या होगा, ये बाहर वाला पार्ट है उसका सर, हेड बोल सकते हैं, ये मान लीजिए ओवम है, ओवम के साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस तरीके से यहाँ पे जो ये हो जाएगा आगे वाला पार्ट। ठीक है, ये एक्रोसोम इसको क्या करेगा, छेदा बना देगा, इस तरीके से होल बनाएगा, ताकि फिर अपने ये कुछ एंजाइम से इस तरीके से उसको छेद करेगा। और यहाँ पे जो उसके हेड में क्या होगा, न्यूक्लियस,
उसको यहाँ पे इसको इंटर करा देगा, और यहाँ पे जब दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगे तो फ्यूज़न करके क्या बना देंगे, जाइगोट। ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दे रही हूँ क्योंकि फिर आगे दिक्कत नहीं हो समझने में। आगे चलते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हेड हो गया, ये मिडिल पीस हो गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी जब स्पर्म तैरता हुआ वजाइना से इंटर करते हुए जब ओविडक्ट में जाएगा। ठीक है, एम्पुलर रीजन में। ये टेल हो गया जिसे सेमिंग। अब देखिए स्ट्रक्चर के बारे में। ए मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रो लॉन्ग होता है, जिसकी लेंथ है 0.06 mm, इसे मिलीमीटर भी कहते हैं। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। मैंने क्या कहा था कि जो कवरिंग होगी सब पूरे स्पर्म की, इस बाहर की जो कवरिंग होगी, जो बाहर की लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगी। ठीक है, ये सिर्फ हेड पे दिखा है बट ये पूरे में होगी। स्पर्म हैज 3 रीजन। पहला हम जानते हैं हेड है, फिर मिडिल पीस है, इसके बाद लास्ट क्या है, टेल है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। हेड क्या है, ओवल शेप्ड का है, देखने में ही लग रहा है स्ट्रक्चर में इस तरीके से ओवल शेप का है। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम यहाँ देखिए इसके जो आउटर वाले पार्ट है, ये पूरा इतना रीजन क्या है, ये हेड है। ठीक है, जो आउटर बाहर वाला पार्ट है वो एक्रोसोम है, फिर इसके बाद ये जो बाद वाला पार्ट है इसमें न्यूक्लियस है। एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो एक्रोसोम किससे बने हुए हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं। जब हम सेल पढ़ेंगे तो उसमें गोल्गी क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतना जान जाइए कि जो एक्रोसोम है वो किसके बने हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बने हैं। इट कंटेन लेटिक एंजाइम। ठीक है, ये लेटिक एंजाइम क्या करते हैं कि ये ओवम में जाएंगे, ये एंजाइम इसे रिलीज करेंगे तो ये पेनिट्रेट हो सके। ठीक है, ये छेद कर सके, होल कर सके ओवम में, ताकि वो अपना स्पर्म का न्यूक्लियस उसमें इंटर करा दें फर्टिलाइजेशन के लिए। बिहाइंड द हेड इज नेक। ठीक है, हेड के बाद क्या है, अब नेक वाला पार्ट है, वही लिखा है। मिडिल पीस के बारे में बात करते हैं। कंपोस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये किसके बने हुए हैं, मिडिल पीस एक्सियल फिलामेंट के बने हुए, और क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये एक्सियल फिलामेंट के बने हुए हैं इस तरीके से, और इसमें क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इस तरीके से, और क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब उसको मूवमेंट कराने में, ठीक है, मूव कराने में। जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ये मिडिल पीस में, ये क्या करते हैं कि स्पर्म की मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं टेल की, थर्ड पार्ट है। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, जो टेल है वो किससे बना हुआ है, कंसिस्ट क्या है, ये सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट से बना हुआ है। द स्पर्म मूव इन फ्लूइड मीडियम एंड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय अ अनडिरेक्टिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। ठीक है, जो ये टेल है ये क्या करता है, ये स्पर्म को क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। कहाँ पे, जो फीमेल ट्रैक है, जब इंसेमिनेशन हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके, जैसे मैं स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रही हूँ कि अगर यहाँ पे इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म इंटर कर गया, तो जो क्या होगा, उसका टेल होगा, उसको आगे लेके जाएगा, ऐसे मूव कराएगा, इस तरीके से मूव कराएगा, ऐसे ऐसे टेल। ठीक है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, मिडिल पीस से, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा, ताकि फिर ये यहाँ पे जाए एम्पुलर रीजन में, और यहाँ पे ओवरी से ओवर रिलीज हो, और इससे एम्पुलर रीजन में क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तभी जाइगोट बन पाएगा। अगर नहीं एक टाइम पे मिले स्पर्म और ओवम तो फिर नहीं हो पाएगा। दोनों को एक ही जगह मिलना है और एक ही समय पे मिलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन एजोकुलेट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। एक क्वाइटस के दौरान, एक सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो मेल है 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है, एजोकुलेट करता है। ठीक है, 200 से लेकर 300 मिलियन। अब सोचिए अगर वो एजोकुलेट करते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मान लीजिए उसको वजाइना में कर दी, तो क्या होगा, इतने सारे तो स्पर्म हैं 200 से लेकर 300, क्या सारे स्पर्म एक ही, ओवम तो देखिए ओवा तो एक ही रिलीज होगा, तो क्या एक ओवम में इतने सारे स्पर्म आके पेनिट्रेट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ओवम में एक ही स्पर्म आके पेनिट्रेट करते हैं, एक ही से फर्टिलाइजेशन होता है। तब इतने क्यों होते हैं, उसका भी तो रीज़न होगा। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। लगभग 60% के पास क्या होता है, नॉर्मल शेप और साइज होता है। 40% ऑफ देम, ये जो 60% उनमें से 40% मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। ठीक है, क्या होता है कि 100% में से क्या होंगे, 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज होंगे, 40 तो खराब हो गए। इनके पास क्या पता किसी का हेड नहीं है, किसी का टेल नहीं है, किसी का कोई पार्ट इधर उधर गड़बड़ है, तो उनका शेप या साइज में डिफरेंस है, मतलब
कुछ खराब है, ठीक है। 60% के पास क्या है, एक नॉर्मल शेप और साइज है फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है, ओवम को। उनमें से 60% में से 40% के पास क्या है, हैव सो विगरस मोटेलिटी। 40% क्या है, तेज रफ्तार से एकदम स्विम करने वाले हैं, कहाँ पे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। याद रखिए कि एक मैन जो होता है एजुकुलेट करता है 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस में, एक सेक्सुअल एक्ट में, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, 60% जो होंगे, 40% तो खराब है, 40% के पास नॉर्मल शेप साइज कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो 60% होंगे उनके पास क्या होगा, नॉर्मल शेप और साइज होंगे, ठीक है। शेप का मतलब हो गया कि उनका जो शेप है, इस तरह जो स्ट्रक्चर है पूरा होगा, हेड होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा, ठीक है। साइज भी इनकी सेम सही होगी, ठीक है, 60 माइक्रो, ठीक है। तो इनके पास क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज होगा। 60% में से क्या होगा, जो 40% होगा, 40% के पास क्या होगा, विगरस, बहुत तेज से मूवमेंट करेंगे, बहुत तेज से मोटेलिटी होगी। मतलब कि 60% में से जो 40% है इन्हीं का रेस है, ठीक है। इन 40% में से जो पहला स्पर्म होगा वही जाके क्या करेगा, ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, क्योंकि ओवम सिर्फ एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, ठीक है। इतने जितने निकले हैं 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म से, इतने से नहीं होगा, सिर्फ एक से होगा फर्टिलाइज। तो इसमें जो 60% है इसका केवल नॉर्मल शेप और साइज है। उनमें से भी 40%, ये जो 60% इनका जो 40% है उनके पास क्या है, विगरस मोटेलिटी है। जो 20% है वो बहुत स्लो चलने वाले, शेप साइज तो बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन उसमें से जो 40% है उनमें कंपटीशन है, और उनमें से जो फर्स्ट आएगा, मीन जो सबसे पहले पहुंचेगा ओवम के पास, वही जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। आज के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मेरा ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।